सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार। यही वो बयान है जो राहुल गांधी के लिए जी का जंजाल बन गया। राहुल गांधी ने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार को चोर कहना राहुल गांधी को भारी पड़ा। कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए राहुल गांधी ने माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से कहा, राहुल के हलफनामे को खारिज किया जाना चाहिए। हमारे पास बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये सीधे सीधे अवमानना का केस है। इस पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, हम हलफनामे पर कायम हैं, लेकिन हमारी सुनवाई करिए। सीजीआई बोले, हम सुन रहे हैं, आप बात पूरी करें। इस पर सिंघवी ने कहा, इस मामले को रफाल के साथ सोमवार को ही सुने। सीजीआई बोले, तो क्या आप हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे? सिंघवी ने जवाब दिया, मैं चांस नहीं लेना चाहता, मुवक्किल से निर्देश चाहता हूँ। सिंघवी के जवाब पर सीजीआई ने कहा, आप आज 10 मिनट दलीलें दीजिए, सोमवार को चांस लीजिए। कोर्ट का रुख देखते हुए सिंघवी ने कहा, हम मानते हैं कि हलफनामे में 3 खामियां हैं। राहुल गांधी अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगेंगे। हम नया हलफनामा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से अवमानना मामले में दिए गए शपथ पत्र में अपने बयान पर खेद यानी रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने बिना शर्त माफी यानी अनकंडीशनल अपॉलजी की मांग रखी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वो शपथ पत्र में माफी यानी अपॉलजी शब्द भी डालेंगे। राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े साफ गोई हैं कि जहां उन्होंने गलती की वो गलती खुद उन्होंने प्रकाशित की है इस जवाब में और उसके लिए माफी मांगी है, यानी रिग्रेट कहा है। वो गलती थी कि उन्होंने चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन या जैसे वक्तव्य को उच्चतम न्यायालय को एट्रीब्यूट किया, यानी ये सजेस्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ये कह सकता है या कहा है। इसके लिए हमने बड़े स्वतंत्र सीधे रूप से कहा है कि न हमारा कभी इरादा था, न उद्देश्य था, न मंतव्य था और न हम इसको समर्थन करते हैं और इसके लिए हमने रिग्रेट कहा है। तीसरी बात, जो प्रकाशित किया था जिसमें 3 गलतियां थी उसको हमने माना है और उसके बारे में कहा है उच्चतम न्यायालय को कि हम रिग्रेट करते हैं कि जहां तक आपका सवाल है आपको हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चौथा, साथ साथ इस रिग्रेट का कोई भी सरोकार नहीं है हमारे राजनीतिक स्लोगन और स्टैंड से, जो हम लगभग 18 महीने 2 वर्षों से कह रहे हैं। चुनावी समर में कांग्रेस अध्यक्ष को लगे झटके से बीजेपी का जोश हाई हो गया है। शिकायतकर्ता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा। हमारा तो कहना है कि उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनको एक और मौका दिया है अपना हलफनामा बदलने का और उसी के रहते आगे बयान को ठीक करने का। खेद माफी नहीं होता। और जहां तक अभिषेक मनु सिंघवी जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय से वकालत कर रहे हैं और कई कंटेम्प्ट मैटर्स उन्होंने किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। उनको अवमानना के कानून की भी जानकारी होगी और यही बात शायद कोर्ट भी जानता है कि किस तरीके से अवमानना के मामलों को डील किया जाता है। वहां पे ऐसे वैसे नहीं होता, हाँ या ना की बात होती है और ना नुक्कड़ करते हुए आप उससे बाज नहीं आ सकते और यही कोर्ट ने आज कहा भी है। सुप्रीम कोर्ट राहुल के खेद वाले हलफनामे से असंतुष्ट है, इसीलिए राहुल को 4 दिन में नया हलफनामा दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। दरअसल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले पर फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए दस्तावेजों को भी सबूत मानने की मंजूरी दे दी थी। चुनावी समर में ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका था, लिहाजा तभी राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार। बस यही गलती उन्हें भारी पड़ी और अब उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी राहुल गांधी को लगे झटके का बखूबी चुनावी इस्तेमाल कर सकती है। आज दोहरे मोर्चे पर घिरे राहुल गांधी। चुनावी दंगल में राहुल की नागरिकता पर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया है। इस पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब तलब कर दिया है। हर चुनाव में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर तो विरोधी सवाल उठाते ही है।
लेकिन अब उनके बेटे यानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर भी विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी भारतीय ही नहीं। चुनावी सरगर्मियों में राहुल की नागरिकता पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाया तो गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिस में लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से मिली शिकायत में कहा गया है कि 2003 में ब्रिटेन के बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस कंपनी का पता 51 साउथ गेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशायर, SO23 9EH और आप कंपनी के निदेशक और सचिव थे। कंपनी के 10/10/2005 और 31/10/2006 में फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19/6/1970 बताई गई है और नागरिकता ब्रिटिश बताई गई। 19/2/2009 को डिसोल्यूशन एप्लीकेशन के समय भी आपकी नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। आप इस बारे में 15 के अंदर अपना पक्ष रखें। मैं लंदन में गया था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट में राहुल गांधी ने एक कंपनी शुरू की है बैकऑप्स लिमिटेड, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मैंने परमिशन मांगा उसका डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड होने के बाद मैंने देखा कि उसने अपने दस्तखत से कहा है कि मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूं। और एक बार नहीं, 2004 में जब उसने फाइल किया रिटर्न्स, फिर 2005, 2006, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर सुमित्रा को कहा कि ये आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार ये भारतीय नागरिक नहीं रह सकते। चुनाव के वक्त नोटिस भेजे जाने के सवाल पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि स्वामी की शिकायत पर ही जवाब मांगा गया है। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर। राहुल की नागरिकता पर सवाल उठे तो खुद प्रियंका सामने आ गईं। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को बकवास बताया। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी यही कहा है कि राहुल जन्मजात भारतीय हैं। ये पूरा देश जानता है श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन पत्र में भी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिन्हें चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। दावे अपनी जगह और उनकी सच्चाई दूसरी तरफ। लेकिन इस तरह के आरोपों का सियासी इस्तेमाल खूब होता है। आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे को भी आक्रामकता के साथ उठा सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता को कर्ज में डुबो दिया। 70 साल में देश पर कर्ज था 53,11,000 करोड़। मोदी जी के 4 साल 9 महीने में 57% कर्ज बढ़ गया। 57% 4 साल 9 महीने में बढ़कर हो गया 83,40,000 करोड़। आजीविका के संकट से जूझते देश के हर व्यक्ति को मोदी जी ने अपने वित्तीय कुप्रबंधन, प्रचार प्रसार व चुनिंदा उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए कर्जदार बना डाला। देश के 130 करोड़ देशवासियों पर मोदी जी ने प्रति व्यक्ति 23,300 रुपए का अतिरिक्त कर्ज का बोझ केवल 4 साल 9 महीने में डाला है। बैंकों का एनपीए बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया है। सरकारी कंपनियों को कर्ज के मुंह में धकेल कर बंद करने की कगार पर या उन्हें डुबोने की कगार पर पहुंचाया जा रहा है। अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहली बार उसके इतिहास में
5 साल में 1,67,400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला तो टीएमसी भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई। दरअसल कल पश्चिम बंगाल की एक रैली में पीएम ने टीएमसी के 40 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही थी, जिस पर टीएमसी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और चुनाव आयोग से पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। कल पश्चिम बंगाल के सेरमपुर में दिए पीएम मोदी के इस बयान पर घमासान छिड़ा है। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। टीएमसी ने पीएम पर झूठ बोलकर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया और उनका नॉमिनेशन खारिज करने की मांग की है। सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री का जहां बचाव किया है, वहीं विरोधियों ने टीएमसी के सुर में सुर मिलाया। शर्म आती है मुझे कि हम इस दौर में हैं जब प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि मैं मैंडेट की डकैती कर लूंगा और हम सब उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे लिए ये क्षण मेरी राजनीति का संक्रमण काल है। इस पर भरोसा भी किया जाना चाहिए और उनके कहने का कोई मकसद भी होता है। क्या वजह है टीएमसी से नाराजगी इतने बड़े पैमाने पर? निराशा, अपमान, परिवारवाद और एकाधिकारवाद के विरुद्ध वहां पर भी बीजेपी ने संघर्ष छेड़ा हुआ है और उसके नतीजे निकलेंगे। टीएमसी ने जहां प्रधानमंत्री के बयान को हथियार बना लिया है, वहीं बीजेपी ने राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से ममता सरकार की शिकायत की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से चुनावों का ऐलान हुआ है, चुनावी हिंसा की वारदातों में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के हर चरण में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जगह जगह टकराव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मोदी और शाह के खिलाफ नोटिस जारी करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मामले की सुनवाई अब सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में हुआ करेगी। इससे पहले सुनवाई के वक्त कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से कोर्ट में उन्हें आना पड़ा। इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते वक्त चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए मोदी शाह को जल्द से जल्द नोटिस जारी करने को कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से मोदी शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 10 से ज्यादा याचिका डाली गई है, जिसमें मुसलमानों और सेना को लेकर दिए बयानों का हवाला दिया गया। आज 30 दिन से चुनाव आयोग की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। न हमारे स्वीकार किया है याचना को, लेकिन उससे भी ज्यादा अचंभे की बात न उसको निरस्त किया है। तो कई बार न निर्णय करना अपने आप में एक निर्णय बन जाता है। नॉन डिसीजन इज ए डिसीजन बाय डिफॉल्ट। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल और लालू यादव पर जमकर बरसे। पीएम ने दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव के बाद देश में जो लहर दिख रही है, उससे साफ है कि महामिलावटियों का गठबंधन चारों खाने चित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला किया। तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि अभी कुछ लोगों को जेल पहुंचाया है, कुछ बेल पर हैं, लेकिन अब उन्हें भी जेल भिजवाने की बारी है। वो अपने भ्रष्टाचार को, अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार बने ताकि वो मनमानी कर सके। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
और चलिए अब आपको नवाबों के शहर लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर 6 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में सारे प्रत्याशी जुटे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के मौलानाओं से मिलकर समर्थन देने की मांग की है। गृह मंत्री कुछ इस तरह मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले। चेहरे पर मुस्कान, हल्का फुल्का हंसी मजाक और फिर गुलदस्ते देने का सिलसिला। लेकिन ये मुलाकात बेवजह नहीं थी। इस मुलाकात का मतलब सियासी है। लखनऊ में 6 दिन बाद वोटिंग होनी है। जाहिर है जीतने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। इसी ख्वाहिश को लेकर राजनाथ सिंह भी मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले, उनसे जीत के लिए समर्थन मांगा। राजनाथ सिंह दूसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बम्पर वोटों से जीते थे, इस बार भी जीत को दोहराना चाहते हैं। इसके लिए मुस्लिमों का वोट भी काफी मायने रखता है। जिन मुस्लिम धर्म गुरुओं से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की, उनमें ईदगाह के इमाम मौलाना रशीद फिरंगी महली, शिया धर्मगुरु मौलाना आगा रूही और मौलाना यासूब अब्बास शामिल थे। हालांकि लखनऊ में शिया धर्मगुरु पिछले कई चुनाव में बीजेपी को समर्थन करते आए हैं। यह सिलसिला पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के लखनऊ से चुनाव लड़ने के वक्त से शुरू हुआ था। वो लालजी टंडन और अब राजनाथ सिंह के चुनाव लड़ने के वक्त भी जारी है। हालांकि इस बार शिया समुदाय में समर्थन को लेकर झिझक देखी जा रही है। कहा जा रहा है अली बजरंग बली वाले बयान से शिया समुदाय में नाराजगी है। ऐसे में राजनाथ सिंह की मुलाकात को एक तरीके से मान मनोबल वाली मुलाकात भी माना जा रहा है। जबकि गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा और कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन के उतरने से मुकाबला पहले ही कड़ा हो गया है। ऐसे में बीजेपी लखनऊ में बड़ी जीत के लिए कम से कम शिया मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकती। इस बात को भांपकर ही राजनाथ सिंह समर्थन मांगने पहुंचे थे। इसी सिलसिले को लेकर वो 2 दिन पहले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अयोध्या जाने वाले हैं। मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे, साथ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे। अयोध्या में 6 मई को चुनाव होना है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है मोदी के अयोध्या दौरे से बीजेपी आसपास की करीब 10 सीटों पर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि कल अयोध्या में होने का वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है। पीएम मोदी करीब 10 बजे अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या के गोसाईगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राम जन्मभूमि से जनसभा स्थल करीब 28 किलोमीटर दूर है। रैली से पहले मोदी एक रोड शो भी कर सकते हैं। रैली से पहले साधु संत रैली स्थल का भूमि पूजन करेंगे। रैली में करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। मोदी के साथ मंच पर अमित शाह और योगी भी मौजूद रहेंगे। मोदी रामलला के दर्शन करेंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाराम के बेटे नारायण साईं को लेकर आज फैसला आ गया। उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सूरत सेशंस कोर्ट ने रेप के एक मामले में नारायण साईं को यह सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी किया है। 26 अप्रैल को कोर्ट ने नारायण साईं को 2 सगी बहनों से रेप के मामले में दोषी करार दिया था और आज उसी मामले में सजा सुनाई गई। नारायण साईं को सजा होने पर उसकी पत्नी ने खुशी जताई है, क्योंकि वो भी नारायण साईं से प्रताड़ित थी। कोर्ट में नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के इस फैसले से उन सभी को इंसाफ मिला है जो किसी न किसी रूप में नारायण और उनके पिता द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर अपनी गलत इच्छाओं की पूर्ति की है, अपनी स्वार्थ पूर्ति की है, धर्म की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाया है। इन्होंने जो महिला इन्हें अपना गुरु और पिता के समान मानती थी, उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, उनके साथ गलत काम किया है और उनकी अस्मिता का अपमान किया है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। आज के इस फैसले से उन सभी को बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ कुकृत्य करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि चाहे कितने ही रसूखदार हों, प्रभावशाली हों, किंतु कर्म की सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। कर्म की सजा अवश्य मिलती है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और आज के इस फैसले से न्याय की, धर्म की, सत्य की जीत हुई है। मैंने भी न्यायालय में अपना पक्ष रखा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ भी इंसाफ होगा। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पटना में हमने अपना खास कार्यक्रम मंच सजाया, जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे, सियासी दिग्गज पहुंचे, जिनसे हमने सवाल जवाब किए। वहां पर मंच पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा और हमारे सवालों का क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया।
रविशंकर प्रसाद जी, हमारे आज इंडिया न्यूज के बिहार मंच में आने के लिए थैंक यू। आजकल चर्चा चल रही है सर 5 साल के हिसाब की। मोदी जी वाराणसी गए, उन्होंने बोला कि ये मेरा हिसाब है। सरकार का क्या हिसाब है सर 5 साल? थोड़ा मैं विनम्रता से 8-10 चीजें बता देता हूं। भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है कि नहीं? सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है कि नहीं? भारत मोदी जी की अगुवाई में एक साहसिक भारत है कि नहीं? कि आज हम पीएम ने कहा कि आज हम एलओसी से आगे बढ़कर कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई हुई। आपने देखा पहले पाकिस्तान के साथ कुछ होता था तो सिर्फ रूस हमारे साथ और बाकी दुनिया पाकिस्तान के साथ, अब सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ, सारी दुनिया भारत के साथ। उज्ज्वला योजना में महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए काम हुआ है कि नहीं? 10 करोड़ शौचालय बने कि नहीं बने? मेरे को कानून मंत्री का परिचय दिया गया। आईटी मंत्री के रूप में भारत में 131 करोड़, 30 करोड़ के भारत में 123 करोड़ आधार कार्ड है, 121 करोड़ मोबाइल फोन है, 34 करोड़ गरीबों का अकाउंट खोला हमने और सीधा जनधन आधार भेजना शुरू किया। हमने 6.25 लाख करोड़ रुपए भेजे और लगभग 1,10,000 करोड़ बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए कि हमने काम क्या किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार देश में जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोगों ने काम देखा है, गरीबों ने देखा है, मध्यम वर्ग ने देखा है। और याद करिए, हमने पिछले 5 साल में एक टैक्स नहीं बढ़ाया और 5 लाख रुपया उसको इलेक्शन लिमिट किया। तो ये सारे काम है गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, देश के लिए, देश को ईमानदार बनाने की कोशिश है। तो ये मैंने कुछ आपको सैंपल साइज दिए। आपने कहा काम है, तो काम आपके सामने है। रवि जी, इस चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या रहा? कई मुद्दे चले, विपक्ष अब भाजपा पे कई तरह के आरोप लगाते रहे। आपके हिसाब से भाजपा का और एनडीए का मुख्य मुद्दा क्या रहा इस चुनाव में, और किस तरह के मुद्दे इस चुनाव के अभी तक के 4 फेज की वोटिंग को डोमिनेट करते हैं? देखिए, आप किसी चुनाव में एक मुद्दा नहीं समझ सकते, लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा बना है। हमारे कारण नहीं, अगर शहीदों की शहादत का सबूत मांगा जाएगा तो यह बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए, मायावती जी बोले, ममता जी बोले अखिलेश यादव, मुझे बात कुछ समझ में आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, जिसकी नेता इंदिरा गांधी रही है, जिन्होंने बड़ा काम किया था बांग्लादेश वॉर में, क्या मतलब है इसका? ब्रजेश, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है? हमारे सेना के जवान, अफसर। कमांडर ने कहा आगे बढ़ जाओ, या तो आतंकवादी को समाप्त करते हैं या तिरंगे में लिपट कर शव आता है। और आप कहते हैं अपना शहादत का सबूत दो, और आप कहते हैं अपना शहादत का सबूत दो। इससे बड़ी पीड़ा की बात नहीं होती। ठीक है, ये मुद्दा बना है तो हम बनाएंगे और इनको एक्सपोज करेंगे और देश की जनता तय करेगी। बाकी विकास भी है, सर्वव्यापी विकास भी है, समावेशी विकास भी है, ये मुद्दे भी चलेंगे। रविशंकर जी, बिहार की बात करें, आपने यहां पर गठबंधन बनाया है। 2014 में उल्टा मामला था, इस बारी फिर फॉर्मूला 50-50 क्यों? देखिए, पहले एक बात समझिए, इसके पहले आपको बीजेपी की रीति नीति समझना पड़ेगा। हम जिससे रिश्ता बनाते हैं, निभाते हैं। अकाली दल है तो है, 40 साल हो गए। 89 से शिवसेना है तो है। नीतीश जी हमारे साथ 18 साल रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री थे, लगभग 9 साल हमारे साथ प्रदेश सरकार में थे। वो 13 में हमसे अलग गए, सच्चाई है। लेकिन लालू जी के भ्रष्टाचार को देखकर जब जवाब नहीं आया, नौकरी चाहिए प्लॉट दो, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बड़ी जमीन दो, ये सब सामने आपके हैं, तो उन्होंने कहा इसका जवाब दे दी। जवाब नहीं आया तो उन्होंने, क्योंकि देखिए नीतीश जी एक बात जान लीजिए, ईमानदार नेता है और आज वो हमारे साथ हैं। अब आपने कहा 50-50 क्यों? हम जब अपना अलायंस करते हैं तो उस अलायंस का सम्मान भी करते हैं। जदयू भी एक अच्छी पार्टी है, तो हमने कहा कि नहीं, हम आपसे साझा बनाते हैं तो आपको सम्मान भी देंगे। रामविलास जी की पार्टी को 6 दिया हमने, एलजेपी को। शिवसेना से इतनी उठापटक की बात आप लोग करते थे, एक सम्मानजनक अलायंस हुआ। तो हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं,
ये नहीं कि महागठबंधन बना, राहुल गांधी गेट आउट फ्रॉम यूपी, मायावती बोल रही है, ममता जी गेट आउट फ्रॉम बंगाल, राहुल गांधी। मैंने तो सुना कि शायद आप ही के चैनल पर किसी ने बताया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस ही हटा दिया, बाद में वापस ले आई। तो देखिए, इसे चतुराई कहते हैं। अभी जो ये है राजनीतिक चतुराई, समझ गया? हाँ, तो ये देश की पब्लिक बहुत ही गंभीर है, सब समझती है। सर, इस बार आपका मुकाबला आपके पार्टी के पुराने सहयोगी, आपके मित्र शत्रुघ्न सिन्हा से है। इस पूरे चुनाव को, इस फाइट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ मतलब उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए पार्टी के लीडरशिप पे और उसके बाद वो छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और कितने आश्वस्त हैं? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, मैंने इस चुनाव में एक निर्णय किया है कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं लूंगा, इसलिए आप उनका नाम लेके मुझे परेशान मत करिए। इस चुनाव को मैंने मुद्दों पर लड़ने का निर्णय किया है और पहला मुद्दा है आशा बनाम अवसरवाद, होप वर्सेस अपॉर्चुनिज्म। देश का रोडमैप क्या है? अब क्योंकि आपने सवाल पूछा है इसलिए मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। यह सच्चाई है कि भाजपा ने उनको 12 साल राज्यसभा दिया, 10 साल लोकसभा दिया, अब 22 साल रह करके उन्होंने कांग्रेस में अपना ठिकाना ढूंढा है, अपनी बात है। लेकिन मुझे 2 बात की पीड़ा है जो मैं आपके चैनल पर शेयर करना चाहता हूं। ये पटना साहब भाजपा की पारंपरिक सीट है, 6 में से 5 हमारे विधायक हैं। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और उनको जिताते हैं, और आज उनका यह कहना कि ये मेरी अपनी जीत थी, भाजपा की जीत नहीं थी, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत पीड़ा हुई है। और मैं स्वयं भी भाजपा का एक कार्यकर्ता अपने को मानता हूं, तो ये पीड़ा मेरी भी है। अब जनता जवाब देगी इसका। पटना में इंडिया न्यूज के मंच पे इस समय एक खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ। इस समय शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद हैं यहां से, जो पटना साहब से कांग्रेस का टिकट भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े स्टार कैंपेनर भी हैं। सर, ये सिर्फ कहना कि आप पटना तक या बिहार तक सीमित है, ये गलत होगा। देश भर में आप प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा और पहला सवाल यही होगा, प्रचार जब आप कर रहे हैं, मुद्दे क्या है? क्या वो चीजें हैं जिनसे आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है या फिर कांग्रेस का न्याय जो है वो घर घर आपने पहुंचा दिया है? राष्ट्रवाद का मुद्दा सबको छूता है, अपील करता है, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि वही एक मुद्दा है, वो भी एक मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उन सारे मुद्दों को तो अभी विस्तार पूर्वक आप नहीं बता सकते हैं इतने कम समय की सीमा में। लेकिन हां, ये जरूर है कि अगर एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा है तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है। जहां तक न्याय का सवाल है, वो तो अभी तो बहुत छू गया है लोगों को, बहुत ही छू गया कि आप जब कह रहे हैं, और सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब उनका मुद्दा है और वो नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा किसी भी पार्टी। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि 72,000 का मामला जो है 3 से 33% महिलाओं को सामने लाने का मुद्दा है या फिर वायदा है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते। क्यों? आपने भी बहुत सारे वायदे किए। जिस तरह से वायदे या वायदों के भंडार हो रहे हैं कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कि साहब 15 लाख देंगे, जो वगैरह वगैरह, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, आप कहते हैं कि आपने जो वायदे किए उसको लोग माने, हालांकि कोई वादे पूरे नहीं हुए। सामने वाला जो कर रहा है कहते हैं वादे पूरा नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और कहा भी है मैंने, कि वो जो वायदे करें तो वो साहब रासलीला, और ये जो वायदे करें करेक्टर ढीला। आपका मामला वहां बिगड़ा कब? और दूसरा सप्लीमेंट्री हमेशा ये रहता है, और लोग इस बात को कहते हैं कि अगर आप मिनिस्टर बने होते इस रिजिम में तो कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसी बात नहीं है। इसका 2 तरह से जवाब दूंगा। पहली बात, आपने कहा कि मिनिस्टर नहीं बना, ये तो एक जान के, एक मोटिवेटेड, एक हमारे साथ एक नियत लगा दी गई अपनी गिल्ट को या अपनी गलतियों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए। गलतियां इसलिए, उनको भी तो महसूस हुआ था कि मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। जब कमी और खामी होती तो आप मोटिव लगा देते हैं, हाँ इसको मंत्री नहीं बनाया गया। अरे मंत्री बनाया भी गया होता तो अच्छे ज्यादा मंत्रियों की क्या पहचान रही। जब लोकशाही से हम तानाशाही की ओर आ गए तो हमारे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कहूंगा, हमारे सहयोगी भी रहे, हम उनके सहयोगी रहे, वो दोस्त हैं। बट ये 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी,
का इतना एरोगेंस हो गया। और कौन किसको जानते हैं आप? आज किसी से पूछे, इतने लोग हमारे बैठे हैं यहां, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, किसी से पूछे कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बता दें, बहुत वक्त लगेगा उनको, क्योंकि सारा काम तो पीएमओ से होता है। ज्यादातर मंत्रियों को अब जानते नहीं, जानते तो पहचानते नहीं, पहचानते तो मानते नहीं, और मानते हैं किसी काम के लिए जाए तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि सारा काम तो पीएमओ से हो रहा है। तो ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर श्रेय लेंगे सारी बातों का, तो आज जो देश में हाहाकार मची हुई है, चाहे त्राहिमाम स्थिति से गुजर रहे हैं लोग, तो इसका माने क्रेडिट अगर वो लेंगे तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब चलिए, अब तो हम लोग आ गए हैं सही दिशा, नई दिशा की ओर, कांग्रेस के साथ हूं, और लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत प्रेम है मुझको, बहुत आदर है। इसलिए आपने देखा होगा मैं यहां पे सिद्धांतों और इश्यूज की बात करता हूं, लेकिन इसके अलावा मैं किसी के खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं, कि उस परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ है। शत्रु जी, यहाँ पर भी 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी हो रही है, तो हम दोनों आपसे सवाल कर रहे हैं। तो ये अभी हमने न्याय की बात की, थोड़ी अन्याय की बात भी हो रही है, क्योंकि कहते हैं लोग कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ जनरेशन चेंज। बीजेपी में भी हुआ है, जैसे कि फिल्म में भी हुआ था, देयर इज यू अमिताभ बच्चन, नाउ देयर इज अ होल न्यू जनरेशन कमिंग अप। सो जो हुआ है बीजेपी में नेचुरल हुआ है। सो व्हाई इज द मार्गदर्शक मंडल फीलिंग लेफ्ट आउट? व्हाई आर यू फीलिंग सॉरी फॉर देम? दैट्स फॉर यू टू आस्क देम। सब एवरीबडी नोज, सब जानते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में जाने का मतलब क्या, भेजने का मतलब क्या था। आपने उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको मैं हमेशा कहता हूं भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के, जब उनकी सेहत या उनकी हालत जब काफी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत खराब थी, तब भी आपने उनको क्या उसमें कमेटी से नहीं हटाया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड से नहीं हटाया था। लेकिन आपने अचानक किस को रखा, और जिसको रखा पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और जिन्होंने पार्टी को बनाया 2 सीटों से लेकर 200 सीटों तक ज्यादा पहुंचाने में जिन आडवाणी जी की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्हीं आडवाणी जी को जिन्होंने पार्टी को बनाया भी और पार्टी के मुखिया को बहुत हद तक बचाया भी राजधर्म के वक्त। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद उनको पार्लियामेंट बोर्ड से अचानक हटा कर मार्गदर्शक मंडल में, वो मार्गदर्शक मंडल जिसकी आज तक एक मीटिंग नहीं हुई। तो ये तो आप खुद उनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों किया आपने। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो तो कोई लड़ नहीं रहे हैं चुनाव, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेल मिनिस्टर हो, चाहे पेट्रोलियम और फाइनेंस। रविशंकर जी को क्यों शहीद करने के लिए भेज दिया, आपको क्या लगता है? ये मैं कैसे कह सकता हूं उनके बिहाफ पे। रविशंकर प्रसाद जी एक शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, संभ्रांत हैं, संभ्रांत परिवार के हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। तो वो बता सकते हैं, उससे भी ज्यादा जो सो कॉल्ड हाई कमांड होता है वो बता सकते हैं। जी बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे और दोनों कहेंगे कि 2 भले लोग हैं, चुनना तो एक ही भले आदमी को है पटना साहिब से। देखिए, मैं कोई आपके जगह कोई और होता मैं कहता खामोश, लेकिन आप शरीफ आदमी, आप भी, इसलिए नहीं कहूंगा। देखो, हमारी कोई लड़ाई व्यक्तिगत तो है ही नहीं। यहां पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जब ये जद्दोजहद चल रही थी, तो हमने कहा था कि कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा मेरे लिए, पटना साहिब। मैंने कहा था। अब उन्होंने या उनकी पार्टी ने फैसला किया कि रविशंकर जी को यहां चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी आपस में कोई दुश्मनी है। वो चुनाव अगर लड़ रहे हैं, पहली बात तो चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। और मैं इस बात पे रविशंकर जी की भाषा से बिल्कुल सहमत हूं। उन्हें बहुत सही कहा था कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस इज फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ द बीजेपी के वो राष्ट्रवाद की बात वो कहते हैं, वो छेड़ते हैं और आप उसी में आ जाते हैं, कितने लोग मरे कितने नहीं मरे। शुड आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आप असली मुद्दे पर बात करें, जो आप सोचते हैं असली मुद्दे हैं। देखिए, व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जो आपके लिए सही है तो फिर हम इनके लिए भी सही होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं और दुनिया महसूस कर रही है, क्योंकि ओवर एक्सपोजर हो गया। ये अभी जिस तरह से वाराणसी में रोड शो हुआ, उसके बाद इतना भव्य नामांकन
इतने लोग, इतने नेताओं को बुलाया गया। आप प्रधानमंत्री हैं तो इतने नेताओं को क्यों बुला रहे हैं आप? इतने नेताओं को दूर दूर से मंगवाए गए लोगों को बुला, बसों में ट्रकों में भर भर के, तो हर बार होता है, इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ। सारा किया गया। उससे बड़ी बात, सारा दिन, दोनों दिन लगातार उनके नामांकन की चर्चा वही दिखाई पड़ा हर टेलीविजन पे। क्या भाई देश को दूसरी आजादी मिल गई क्या? कि जिस तरह से आप ऐसा दिखा रहे हैं, सारा दिन उन्हीं पे, सारा दिन इधर से उधर बच। और वो तो बचे, कहीं हमारे दूसरे हैं मोटा सेठ, हमारे क्या नाम है उनका अध्यक्ष, वो अमित शाह, वो अमित शाह हैं जो, अरे उनकी भी ऐसी कवरेज, लाइव कवरेज होती है। लोग कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। राहुल का जो कंपेयर किया जाए कि उनमें वो लालू वाला दम नहीं है तेजस्वी में। लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग दैट ऑल्सो ओवर हियर के इस बार ही थोड़ा सा कांग्रेस का महागठबंधन थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है। आप देखते रह जाइएगा, तेजस्वी बहुत ही दमदार है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है, और जो रिजल्ट देगा आपको अभूतपूर्व रिजल्ट देगा बिहार में। वो कहते हैं चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चौकीदारों की एक सभा बुला लेते हैं, तो जो चीज करते हैं प्रधानमंत्री उसी चीज को अपना लेते हैं। और देखो, दोस्त के नाते कहूंगा कि उसे नहीं करना चाहिए था, दोस्त के नाते। मैं कौन होता हूं उनको सुझाव देने वाला अब, लेकिन दोस्त के नाते कहूंगा उस बात में सो कॉल्ड ट्रैप में नहीं आना चाहिए था। अरे भाई चौकीदार, हम तो कभी नहीं कहते कि आप राफेल के मामले दोषी हैं, मैंने कभी नहीं कहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता आप दोषी नहीं है जब तक आप चंद बातों का जवाब नहीं दे दें। आप सिर्फ बता दें 3 गुना दाम ज्यादा क्यों हुआ, आप बता दें कि 126 हवाई जहाज की बात हुई थी, वो सिर्फ 36 पे कैसे अटक गया, इतना ही बता दें आप कि डिफेंस मिनिस्टर उस डील के बोर्ड पे क्यों नहीं था, इतना ही बता दें आप कि जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उसको रोकने और टोकने की कोशिश की थी उसको दरकिनार क्यों कर दिया गया। इतना ही भी बता दें कि पहली बार भारत के इतिहास में डिफेंस मिनिस्ट्री से इतना सेंसिटिव फाइल सो कॉल्ड चोरी कैसे हो गई, चोरी हो गई। चिराग जी, चुनाव के बीच में आप आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपका इलेक्शन भी हो रहा है। थोड़ी सी अभी पहले हम बिहार की बात करते हैं, फिर नेशनल इश्यूज। बिहार में चुनाव जो लड़ रहे हैं तो मुद्दे आप क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार, हु इज व्हाट इज द बिग इश्यूज दैट यू आर फाइटिंग ऑन, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? योर अलायंस। और आप अपने जब जाते हैं तो आप ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं या आप अपने मुख्यमंत्री का करते हैं? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही ऐसे बड़े नाम हैं और ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर जनता आज की तारीख में ये मुझे सुनने को मिल रहा था कुछ समय पहले तक कि 2014 जैसी मोदी लहर नहीं है। पर मैं ईमानदारी से बोलूंगा, आज जब हम लोग गांव में जाते हैं या ग्रामीण चुनाव प्रचार को लेकर, और इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकता हूं क्योंकि मेरा चुनाव पहले फेज में ही हो गया था और उसके बाद मैं फ्री तौर में बाकी सारे फेजेस में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं खुद गया हूं प्रचार करने, और वहां पर जो क्रेज अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। और इस बार हम लोग की गठबंधन की ताकत और बढ़ी क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी का भी नाम हम लोग के साथ है, जो कि 2014 में नहीं था। तो मुझे लगता है इन दोनों का नाम और साथ में मेरे पिताजी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम और पिछले 5 साल में हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य, नाम और काम दोनों बहुत स्ट्रांग रीजन है जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 2014 से बेहतर परिणाम 2019 में आएंगे। 2014 में नीतीश जी का नाम नहीं था क्योंकि उस समय वो आपके साथ भी नहीं थे, तो अब आपके साथ आ गए हैं। तो आप ठीक है, राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही फॉस्ट इशू हो रहा है कि नीतीश जी अपना अपॉर्चुनिटी देख के फिर आ गए, जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं लालू के पास चले जाते हैं? आपकी तरह तो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए, खैर मैं इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी के साथ अलायंस करते हैं, और हमारी पार्टी भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी विभिन्न अलायंसेज में रही है। हम लोग यूपीए का भी हिस्सा रहे हैं, हम लोग
एनडीए का भी हम लोग हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आप अलायंस करते हैं, आपका राजनीतिक दल जब अलायंस करता है तो मुद्दों के आधार पर होता है। आप अपनी पार्टी मर्ज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले की विचारधारा के साथ आप पूरी तरीके से आप मर्ज हो गए हैं, ये ऐसा नहीं होता है। आपके अपने इश्यूज होते हैं, आपकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, आपकी अपनी नीतियां होती हैं। मुझे लगता है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी लालू जी के भी साथ थे, तब भी उन्होंने अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज को इंटैक्ट रखा, उसी के आधार पर उन्होंने अपना शासन चलाया। जब उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं से कार्यशैली में वो सहजता अगर नहीं बन पा रही है, तो उन्होंने अपने आप को उससे विड्रॉ भी किया। तो मुझे ये लगता है कि मैं नहीं मानूंगा कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। मैं इस बात को मानूंगा कि जो देश हित और खासतौर पर क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य हित में जो फैसला उचित रहा, उन्होंने वो फैसला लिया। में दो ज्यादा मुद्दे, नैरेटिव या कहानियां चल रही हैं। एक है राष्ट्रवाद की और एक है जातिवाद की, जिसमें भारत में चुनाव होता ही है ज्यादातर। आपको इस चुनाव में लग रहा है कि राष्ट्रवाद ज्यादा डोमिनेंट नैरेटिव हो रहा है? देखिए, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जातिवादी राजनीति का पक्षधर मैं कभी नहीं रहा हूं, और मेरा मानना ये हमेशा से रहा है कि आपके सामने विकास वो सबसे बड़ा आपका एजेंडा होना चाहिए। आज की तारीख में बिहार जैसे प्रदेश के लिए खास तौर पर, जहां आप देखेंगे अगर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मूलभूत जरूरतों का ही अभाव से अभी तक हम लोग जूझ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग की प्रायोरिटी हमेशा डेवलपमेंट होनी चाहिए। यूपी बिहार के बारे में पढ़िए, कहीं ना कहीं विडंबना हम लोग की रही है, आयरनी रहा है कि कास्ट हमेशा प्रायोरिटी ले लेते हैं और डेवलपमेंट के एजेंडा जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। बट 2014 में पहली बार मैंने इस बात का अनुभव किया, जिस तरीके से जातीयता टूटी है और तमाम जात पात धर्म मजहब के लोग एक साथ एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरीके से 2014 में आए थे, सेम वही सिनारियो मुझे इस बार भी देखने को मिल रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने आ रहे हैं, और इसमें राष्ट्रवाद की डेफिनेटली मैं मानूंगा एक बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रवाद से ज्यादा मुझे लगता है राष्ट्र सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जनता के बीच में। अभी भी जब मैं जाता हूं और मैं लोगों से जब उनसे संवाद होता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनमें वो एक्साइटमेंट दिखता है, उनमें वो उत्साह दिखता है कि पहली बार देश में कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क को उसके घर के भीतर घुसकर उसकी भाषा में जवाब देने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि देश में बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते थे और हमारी देश की सरकारें खामोश उसमें रहती थी। पर पहली बार ऐसा है कि देश में अगर हमला हुआ, हमने उसका पलटकर हम लोगों ने जवाब दिया, और आतंकवाद को हम लोगों ने सिर्फ वो 2.5-3 जिलों में सीमित करके रख दिया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि देश में पिछले 5 साल में ना कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ देश के किसी और भाग में, और जो हमला हुआ उसका भी हम लोगों ने मजबूती से जवाब दिया। जो आपके सहयोगी हैं बीजेपी, उनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी बात करते हैं डेवलपमेंट की, बट जैसे कि आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो यूजर नेम बीजेपी का है डेवलपमेंट, पर उनका पासवर्ड है हिंदुत्व। मतलब उसी को देखा, स्माइल आ गया। तो ये राम मंदिर की बात जो बीजेपी करती है, जब और कुछ नहीं होता देन यू टॉक राम मंदिर, और फुलवाना के पहले अटेम्प्ट हो गया था कि फिर से राम मंदिर का मुद्दा जो 4 साल तक नहीं उठाया, अब एंड में जल्दी से उठाएं ताकि लोग भावुक हों और वोट करें। इस तरह की राजनीति से आप कैसे सह सकते हैं? देखिए, जैसे आपने प्रश्न की शुरुआत की कि मैं युवा हूं, मेरे लिए मेरी अपनी और चिंताएं हैं, मेरी अपनी और कंसर्न्स हैं, मेरे अपने और इश्यूज हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे डेवलपमेंट ही आता है। और इस बात को मैंने कुछ समय पहले बहुत प्रमुखता से बोला भी था, जब विभिन्न और मुद्दे हावी हो रहे थे पीछे, जब विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव जिस वक्त हो रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि हम लोग का एजेंडा विकास होना चाहिए। खासतौर पर मेरे जैसा युवा ये बातें सुनना चाहता है कि अगर सरकार आती है तो आने वाले 5 साल में उसके भविष्य में क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं। हैविंग सेड दैट, भारतीय जनता पार्टी अपने में एक बड़ा राजनीतिक दल है, इनके अपने इश्यूज हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा डाला, विभिन्न और मुद्दे इन्होंने डाले, उनका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। पर मुझे लगता है कि जब चुनाव आते हैं, आप बाकी तमाम मुद्दों के साथ साथ विकास का जो हम लोग का जो एजेंडा है वो प्रायोरिटी पे हमेशा होना चाहिए। और ये कंसर्न मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एड्रेस करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी के अगर आप भाषण सुने तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या क्या किया, इस बात का भी वो प्रमुखता से जिक्र करते हैं। और आने वाले समय में हमारी एनडीए की सरकार की क्या रणनीति होंगी, हम लोग किस सोच के साथ 2019 में सरकार बनाने जा रहे हैं, उन बातों का भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि वेल बैलेंस्ड है। हाँ, सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं होना चाहिए, बट
क्योंकि हम लोग तमाम इश्यूज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जनता तक भी ये बात जा रही है। तो ये था पटना में हमारे मंच पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा, उनसे सवाल और जवाब। वक्त यहां पर एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।